हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशंस के 2020 के प्रीलिम्स में पूछे गए ज्योग्राफी से जुड़े हुए क्वेश्चंस। और ये वीडियो हमारा 11th वीडियो है हमारे प्रीवियस इस क्वेश्चन सीरीज का। अगर आपने प्रीवियस 10 वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है जहां पर हमने पॉलिटी सब्जेक्ट के और ज्योग्राफी के 2016 से लेकर 2020 तक के एमसीक्यूज को डिस्कस किया है, तो उन वीडियोस को एक बार जरूर देख लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर जो है स्क्रीन के देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम 2020 के एमसीक्यूज को आपके साथ पिक कर रहे हैं। एक एक करके इन क्वेश्चंस को हम लोग रीड करते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस हमें 2020 के नए पैटर्न में देखने को मिले हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। किर्गिज रेफर्स टू व्हाट? किर्गिज जो वर्ड है ये किस चीज को रेफर करता है? वर्ल्ड ट्राइब से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस हमें क्या दिए गए हैं? डेजर्ट, लेक, कैटल हर्डर्स एंड माउंटेन। अब यहां पर अगर हमने ज्योग्राफी की तैयारी की है तो किर्गिज शब्द का मतलब क्या है ये पता होना बहुत ही एक जो ट्रिवियल क्वेश्चन है, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। लोगों को क्यों पता होगा कि किर्गिज शब्द का मतलब क्या है? लेकिन यहां पर थोड़ा सा हम एजुकेटेड गेस ले सकते थे। किर्गिज किर्गिज वर्ड आता है, अगर आपने कहीं ये वर्ड सुना भी है तो ये वर्ड आपने सुना होगा किर्गिजिस्तान के रेफरेंस में। किर्गिस्तान हमारी एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, राइट। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, ये हमारी 4 कंट्रीज हैं जो एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं सेंट्रल एशिया के अंदर। अब उस किर्गिस्तान से किर्गिज वर्ड लिया गया है और यहां से हमें पता चल रहा है कि ये जो किर्गिजिस्तान है इसका मतलब हुआ कि इस कंट्री की ज्योग्राफी से या इस कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं उनके नाम पर ये किर्गिजिस्तान पड़ा होगा। जैसे हिंदुस्तान, तो हिंदू जहां रहते हैं वो क्या बन गया? हिंदुस्तान। पाकिस्तान, जो पाक लोग जहां रहते हैं वो बन गया पाकिस्तान। तो इस तरीके से किर्गिस्तान वो जगह है जहां पर किर्गिज लोग रहते हैं। अब किर्गिज लोग किस तरीके के होंगे? अब देखो, कई लोगों को शायद लगेगा कि डेजर्ट इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, शायद किर्गिस्तान जो है वो डेजर्ट इलाका है। बट यहां पर हमारी ज्योग्राफिकल नॉलेज हमारे काम आती है, क्योंकि हमने देखा है सेंट्रल एशिया में स्टेपी क्लाइमेट और स्टेपी ग्रासलैंड्स हमें देखने को मिलते हैं। मंगोलिया से स्टार्ट होकर के किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के बड़े हिस्से में होते हुए हंगरी तक ये हमारा स्टेपी ग्रासलैंड्स देखने को मिलता है। और इन स्टेपी ग्रासलैंड्स में जो ट्रेडिशनल पॉपुलेशन रही है वो पॉपुलेशन रही है कैटल हर्डर्स की, राइट। सो दिस किर्गिज वर्ड्स रेफर्स टू कैटल हर्डर्स। यहां पर हमारा आंसर डेजर्ट, लेक और माउंटेन नहीं होना चाहिए था। और अगेन मैं आपको जो सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको लगेगा कि गेस वर्क जैसा सॉल्यूशन है। बिल्कुल गेस वर्क जैसा सॉल्यूशन है, क्योंकि मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप जाकर के वर्ल्ड की सभी कंट्रीज की जो नाम है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उन सभी वर्ड्स का, उन सभी नामों का ओरिजिन और उन सभी नामों का मीनिंग पता करो। ये कोई बहुत अच्छा कॉस्ट बेनिफिट का एफर्ट नहीं होगा। आप इतना समय लगाओगे इन सब चीजों को पढ़ने के लिए, क्या आपको लगता है कि उतने क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो ऐसे एक दो क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आउट ऑफ 100 देखने को मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके ही आओ, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी एजुकेटेड गेस लगा लिया, कैटल हर्डर्स आपका आंसर जो है उस तक आप पहुंच गए, तो आपको फ्री के 2 मार्क्स मिल रहे हैं। लेकिन अनड्यू रिस्क नहीं लेना है। अगर आपको इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता है कि किर्गिस्तान में किस तरीके का क्लाइमेट है, किस तरीके की ज्योग्राफी है, और आप कोई डेजर्ट, लेक, माउंटेन जैसा आंसर यहां पर लगा के आओगे, तो वो बिल्कुल गलत बात है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है। हमें यहां पर अगर एजुकेटेड गेस लग सकता है तब जाकर हम यहां पर आंसर कैटल हर्डर मार्क करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एल्प्स माउंटेन चेन इज रिलेटेड विद व्हाट? वेरी सिंपल क्वेश्चन। वर्ल्ड एटलस अगर आपने पढ़ी है, यूरोप का मैप अगर आपने 1-2 बार भी देखा है, तो यूरोप की जो सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है, जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, वो हमारी कौन सी है? एल्प्स माउंटेन रेंज। और इस वजह से करेक्ट आंसर यहां पर आ जाएगा हमारा यूरोप, राइट। यूरोप का मैप भी जब हम देखते हैं तो दिस इज योर एल्प्स माउंटेन रेंज। सेंट्रल यूरोप में बिल्कुल आपकी एल्प्स पड़ती है, और इटली के नॉर्दर्न पार्ट में फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इन सभी कंट्रीज के एक बड़े रीजन में आपको एल्प्स माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती हैं। एंड दैट इज व्हाई ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, फ्री के 2 नंबर देने वाला क्वेश्चन है। अगेन लास्ट वीडियोस के अंदर भी मैं आपको बता चुका हूं कि ज्योग्राफी के हमें 10 to 15 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं प्रीलिम्स के एग्जाम में। इन 10 से 15 क्वेश्चंस के अंदर इजीली आई विल से कि 8 to 9 क्वेश्चंस, अगर 15 क्वेश्चंस मैक्सिमम लिमिट को लेकर हम चलें तो 8 से 9 क्वेश्चन उसमें पक्का ऐसे आने वाले हैं जिनको आप इजीली आंसर कर दोगे, ठीक है। इजीली आंसर कर दोगे अगर आपने जीएस का जो स्टैटिक सिलेबस है उसको पढ़ रखा है, उसको रिवाइज कर लिया है, आपने मॉक्स की प्रैक्टिस कर ली है, तो इन 8-9 क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। बचे जो 4 क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है,
उन 3-4-5 क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर अगर आप उन 3-4-5 क्वेश्चंस को छोड़कर भी आते हो तो कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, नेगेटिव मार्किंग लेने से वो अच्छा है। उतनी मेहनत अगर आप पॉलिटी में करते हो तो पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। आप अगर उतनी मेहनत जो है इकोनॉमी के अंदर करते हो तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जनरल साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जनरल साइंस के क्वेश्चंस में अगर आप मेहनत करो, एनसीईआरटीज आप एक बार पढ़ लो ढंग से, तो वो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ज्योग्राफी के अंदर भी जो 8 से 9 का नंबर है, ये भी ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो इजीली सॉल्व हो जाए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस को देख के कभी भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि अगर मैंने किर्गिज वाला वर्ड देख लिया तो अब मैं आज से सारे किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान का, ताजिकिस्तान, इन सब का मतलब समझने बैठ जाऊं। ऐसा हमें तैयारी नहीं करनी, तैयारी हमेशा फोकस करनी है। अब ये एप्स वाले जैसे क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है, तो ये उसकी कॉम्पनसेशन कर देते हैं, उसकी भरपाई कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। कंसिडर द गिवन 4 स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। अब ये एक नया पैटर्न हमें 2020 के एग्जाम से देखने को मिला है कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस आने लगे हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट्स में हमें 4 स्टेटमेंट दे दी जाती हैं या फिर 2 स्टेटमेंट दे दी जाती है। 2 तरीके के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट दे दी, उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करनी है। उसके 4 ऑप्शन आते हैं, स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट, और बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। अब इस तरीके से आप आंसर करो। या फिर आपको 4 स्टेटमेंट दे दी और इन चारों में से 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगी, 2 इनकरेक्ट होंगी, और जो 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स है वो आपको यहाँ पर चुननी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 4 स्टेटमेंट्स हैं, ऑलरेडी ऑप्शंस को देखकर हमें पता चल चुका है कि इन 4 में से सिर्फ 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, 2 स्टेटमेंट पक्का इनकरेक्ट है। हमारा काम क्या है कि या तो हम इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर ले या करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर ले। ऑप्शंस को देखकर भी हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, बिकॉज अगर ऑप्शंस अभी मैं बिना स्टेटमेंट पढ़े देख रहा हूं तो मुझे हर ऑप्शन के अंदर दिख रहा है कि 4 4 4, 3 ऑप्शंस में 4 स्टेटमेंट मुझे दिख रही है। दैट मींस 4th स्टेटमेंट करेक्ट है, इसके ज्यादा चांसेस हैं। इसको एक बार पढ़ भी लेते हैं। Istanbul is formerly known as Constantinople. This is absolutely correct. Istanbul टर्की का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। टर्की में एक ऐसा शहर जो 2 कॉन्टिनेंट्स में आता है, एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है, जो हमारा ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करती हुई स्ट्रेट ऑफ डार्डेनेली और सी ऑफ बॉस्पोरस है। अगर आप जियोग्राफी में मैप देखेंगे टर्की का तो आप देखेंगे टर्की का नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर, वहां पर इस्तांबुल नाम की सिटी है जो यूरोप में भी है आधी और आधी एशिया में है। इसी इस्तांबुल को फॉर्मरली कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जाना जाता था, बहुत फेमसली जाना जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमें पता चल गया कि 4th स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सी ऑप्शन को हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, आगे देखें। मायामी बीच इज अ सेंटर फॉर मैनी वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट्स। अगर आपको नहीं पता है तो वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट्स में यहाँ पर 2 प्राइमरली कॉन्टेस्ट्स की मैं बात करूंगा। एक हमारा है मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड, और इनके मेल काउंटर पार्ट्स मिस्टर यूनिवर्स एंड मिस्टर वर्ल्ड। अब मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर वर्ल्ड के जो वेन्यूज हैं वो अक्सर चेंज भी हो जाते हैं, लेकिन मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड के जो वेन्यूज हैं जहां पर इनके फाइनल इवेंट्स होते हैं, ज्यादातर यूएस के मायामी शहर में ही होते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट 1 यहां पर करेक्ट है। मान लीजिए हमें नहीं पता तो बाकी 2 स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। ग्लासगो इज नोन फॉर डायमंड माइनिंग। ग्लासगो इज अ सिटी इन स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड पड़ता है आपके ब्रिटिश आइल्स में, जो ब्रिटेन के आइलैंड्स है वहां पर पड़ता है स्कॉटलैंड। ब्रिटेन के आइलैंड्स में डायमंड नहीं मिल रहे कहीं भी, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट लोकेशन नहीं है जहां पर डायमंड्स मिलते हो। यही शायद एक वजह रही है कि ब्रिटेन के लोगों को पूरी दुनिया में जा जाकर के कंट्रियों पर कब्जा करना पड़ा, कंट्रीज पे कॉलोनाइज करना पड़ा और वहां से डायमंड चुराने पड़े। इंडिया से भी वो चुरा के लेके गए, तो वहां पर उनके यहाँ डायमंड नहीं मिल रहे, बेचारे क्या करेंगे। ठीक है, तो स्कॉटलैंड इज नॉट नोन वाइडली फॉर डायमंड माइनिंग, ऐसा तो कहीं नहीं है। नेक्स्ट, होनोलुलु इज फेमस फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। होनोलुलु इज कैपिटल ऑफ हवाई आइलैंड्स। हवाई आइलैंड्स पैसिफिक में, पैसिफिक ओशन के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स का एक टेरिटरी है, उसका एक स्टेट है जिसको बोल रहे हैं हवाई आइलैंड्स। हवाई आइलैंड्स किस चीज के लिए फेमस हैं? टूरिज्म के लिए फेमस हैं, फूड के लिए कह सकते हो आप फेमस हैं, वोल्केनोस के लिए फेमस है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस नहीं है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए आपको क्या चाहिए? पहले तो वहां पर आपको रॉ मटेरियल कॉटन चाहिए होगा या जूट चाहिए होगा। उसके बाद वहां पर इतनी जगह होनी चाहिए, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि वहां पर आप टेक्सटाइल मिल्स लगा सकें। और वर्ल्ड में फेमस होना है तो बहुत अच्छी टेक्सटाइल इंडस्ट्री होनी चाहिए। अब होनोलुलु के आइलैंड्स में, हवाई के आइलैंड्स में इतनी कहां जगह है कि वहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहां पर लगेगी। यहाँ टूरिज्म होता, यहाँ सी फूड होता, फिशिंग होता, इंडस्ट्री होता, वोल्केनोज होता, तो मैं ये बात मान लेता। इस वजह से 3rd स्टेटमेंट को भी मैं इनकरेक्ट मानूंगा। राइट, अब यहां पर देखो कि कमीशन ने कोशिश क्या की है कि सिर्फ ज्योग्राफी की बुक्स को पढ़ के आप क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे।
लेकिन अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो करते हो, अगर आप वेल रेड पर्सन हो, आपके अंदर इच्छा है, आप दुनिया के बारे में, अलग अलग जगहों के बारे में जानने की इच्छा रखते हो, तो आपको ये चीजें पता होंगी कि इस्तांबुल को पहले क्या कहते थे, ग्लासगो कहाँ लोकेटेड है, होनोलुलु जो है किस जगह की कैपिटल है, वहां पर वो आइलैंड है या वो कोई कंट्री है, ये चीजें आपको पता होती और करेक्ट आंसर आप इजीली पहुंच जाते कि इन तीनों स्टेटमेंट्स के अंदर से हमारी जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो है स्टेटमेंट 1, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर पहुंचने पड़ेंगे और ये जो 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, आई वुड से कि इनको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी कि 4 में से सिर्फ 2 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होने वाली हैं। हमें सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स को या तो एलिमिनेट कर देना है या फिर ऑप्शंस को अगर हम यूज कर ले तो हम एक भी स्टेटमेंट को अगर करेक्ट जान लेंगे तो हम उसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स इज लोकेटेड इन काराकोरम रेंजेस ऑफ हिमालयन रीजन। काराकोरम रेंजेस हिमालयाज की नॉर्दर्न मोस्ट रेंजेस में से एक है, जो बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख है, वहां पर एक काराकोरम रेंजेस है, गिलगिट बाल्टिस्तान में एक्सटेंड करती है। तो कौन सा ग्लेशियर वहां पर पाया जाता है? शाफत, मिलाम, जीमू और बायफो। बियाफो, बायफो, इसका क्या प्रोनाउंसिएशन है, आई एम नॉट रियली श्योर। अब इस क्वेश्चन को आंसर करना इज नॉट वेरी इजी आई वुड से, क्योंकि ग्लेशियर्स के नाम, हम बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं उनके नाम हम याद कर सकते हैं। स्टैटिक कोर्सेज में भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं कि जम्मू कश्मीर में ये ग्लेशियर्स है, हिमाचल में ये ग्लेशियर्स है, उत्तराखंड में ये ग्लेशियर्स हैं, और हम कुछ फेमस ग्लेशियर्स के नाम हमें शायद याद रह जाए, लेकिन शफाक, बायफो, ऐसे ग्लेशियर्स के नाम कैसे याद होंगे? जीमू ग्लेशियर इज वेरी फेमसली लोकेटेड इन सिक्किम, जो हमारी कंचनजंगा माउंटेन रेंज है, वहां पर हमारा पड़ रहा है जीमू ग्लेशियर। इससे निकलने वाली जो स्ट्रीम्स हैं वो तीस्ता रिवर के हेड वाटर्स को बनाती हैं। जीमू ग्लेशियर मैं समझ रहा हूं कि ये काराकोरम रेंजेस में नहीं पाया जाएगा। सिमिलरली मीलम ग्लेशियर जो है, मीलम ग्लेशियर भी हमने पढ़ा हुआ है कि ये भी काराकोरम रेंजेस तो बहुत नॉर्थ में चलेगी, मीलम रेंजेस, मीलम जो ग्लेशियर है वो काफी साउथ में लोकेटेड है। करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर वो है आपका आंसर डी, बियाफो ग्लेशियर। बियाफो ग्लेशियर इज लोकेटेड इन काराकोरम रेंज, 67 किलोमीटर लॉन्ग ग्लेशियर है काराकोरम रेंजेस में, गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन ऑफ पाकिस्तान, यहां पर एक ग्लेशियर लोकेटेड है। अगेन अ काइंड ऑफ क्वेश्चन जो कि आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज को टेस्ट करता है। ठीक है, उन एस्पिरेंट्स को भी तो रिवॉर्ड देना पड़ेगा ना, उनको भी तो इनाम देना पड़ेगा जिन्होंने तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी कर रखी है, या फिर वो ज्योग्राफी के ऐसे सब्जेक्ट्स को, ऑप्शनल स्टूडेंट्स हैं या फिर ज्योग्राफी को इस तरीके से उन्होंने पढ़ रखा है कि उन्हें काफी अच्छी नॉलेज है इंडिया की ज्योग्राफी की, तो उनको अलग से इनाम भी देना पड़ेगा। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप जैसे कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स जिनका ऑप्शनल कोई दूसरा सब्जेक्ट है या फिर ज्योग्राफी वो बस इतनी पढ़ के या पढ़ पाए हैं या इतनी पढ़ के गए हैं कि वो कट ऑफ क्लियर कर जाएं, तो उनको इस ऐसे क्वेश्चन से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। उन लोगों को क्या करना पड़ेगा कि एटलीस्ट कोई दूसरा सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो हिमाचल जी के हो, चाहे वो पॉलिटी हो। ठीक है, इसी तरीके से मीलम ग्लेशियर की बात करें तो कुमाऊं हिमालयस ऑफ उत्तराखंड में हमारे मीलम ग्लेशियर लोकेटेड है, काफी साउथ ऑफ काराकोरम लोकेटेड है। जीमू ग्लेशियर हमारा सिक्किम में लोकेटेड है, लार्जेस्ट ग्लेशियर है ईस्टर्न इंडिया का, कंचनजंगा माउंटेन के बेस पे लोकेटेड है। शाफत ग्लेशियर की बात करें, इसको परकाची ग्लेशियर का नाम भी दिया जाता है, और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में जो जास्कर रेंजेस है वहां पर ये ग्लेशियर हमारा पड़ता है। ठीक है, ये ग्लेशियर्स के नाम भी अगर आप याद करना चाहते हो, अगर आप एक आइडिया लेना चाहते हो, तो नोट्स के अंदर जो हम प्रोवाइड करते हैं आपको कुछ ग्लेशियर्स के नाम दिए गए हैं, स्टेट वाइज उनका डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है, या फिर जब आप एटलस पढ़ते हो, गूगल मैप खोल लो, गूगल मैप के अंदर जब आप स्क्रॉल करोगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, तो वहां पर आपको ग्लेशियर्स के नाम भी दिख जाते हैं, जो आपको ऐसी जगह दिखे गूगल मैप के ऊपर जो पूरी व्हाइट है, तो वहां पर आप देखोगे ग्लेशियर का नाम आपका पूरा लिखा होगा। तो उस तरीके से भी आप ये ग्लेशियर्स के नाम याद कर सकते हो, लेकिन आपको अगेन ये सोचना पड़ेगा कि कितनी मेहनत आप करोगे इसके लिए और कितना रिटर्न आपको मिलेगा। 2 मार्क्स के लिए कितनी मेहनत आपको करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 2 स्टेटमेंट्स दे दी गई हैं, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है आपको। स्टेटमेंट्स को पहले पढ़ लेते हैं। मलक्का स्ट्रेट इज अ शिपिंग चैनल बिटवीन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। मलक्का स्ट्रेट वर्ल्ड फेमस स्ट्रेट है, करंट अफेयर्स में भी न्यूज में रहती है, और जब हम ज्योग्राफी स्टैटिक जीएस भी पढ़ते हैं वहां पर भी हम मलक्का स्ट्रेट की बात करते हैं। मेरे प्रीवियस सेशन में भी मलक्का स्ट्रेट कहां लोकेटेड है उसके बारे में आपको बताया था। इरावाडी रिवर सिस्टम इज रिलेटेड टू इंडोनेशिया। अगेन, अब इरावाडी रिवर याद करो, इरावाडी रिवर कहां, किस देश में पड़ती है? हमारा पड़ोसी देश है। और जब भी हम अपने नेबरिंग कंट्रीज के बारे में पढ़ते हैं तो उस कंट्री के बारे में हम हमेशा इरावाडी रिवर का जिक्र करते हैं। हम इरावाडी डॉल्फिन का भी जिक्र करते हैं एनवायरमेंट में। इरावाडी रिवर डॉल्फिन याद करो, हम गंगा रिवर डॉल्फिन, इंडस रिवर डॉल्फिन के अलावा
और कौन सी रिवराइन डॉल्फिन्स हैं, जो नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिन्स हैं। हम एनवायरमेंट में जब उसकी बात करते हैं तो हम इरावदी रिवर की बात करते हैं। दिस इरावदी रिवर is the lifeline of the country of Myanmar and not Indonesia। इंडोनेशिया की लाइफलाइन नहीं है ये, म्यांमार की, बर्मा जो पहले कहा जाता था उसकी लाइफलाइन है। सेकंड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर है इनकरेक्ट और पहली स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट। करेक्ट आंसर जो है हमारा बन जाएगा, सॉरी, स्टेटमेंट सी। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ठीक है, मलक्का स्ट्रेट बिल्कुल इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन को कनेक्ट कर रही है, सिंगापुर से स्ट्रेट पे लोकेटेड है। और इरावती रिवर है या इरावदी रिवर है वो इंडोनेशिया की नहीं, म्यांमार की रिवर है। आगे बढ़ो, बात करते हैं ये मैप्स में भी आप देख सकते हो, दिस इज योर म्यांमार, म्यांमार की दिस इज योर इरावदी रिवर। और इरावदी रिवर म्यांमार के बिल्कुल नॉर्दर्न पोर्शन से स्टार्ट होती हुई साउथ में जाती है और ये माउथ्स ऑफ इरावदी इसको बोला जाता है, माउथ्स ऑफ इरावदी। ठीक है, और यहाँ पर ये लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है म्यांमार कंट्री का। इसी तरीके से अगर हम देखें, दिस इज योर स्ट्रेट ऑफ मलक्का ज्वाइनिंग द अंडमान सी विथ योर साउथ चाइना सी। तो एक तरीके से इंडियन ओशन से अगर पैसिफिक ओशन आपको जाना है तो आप इस मलक्का स्ट्रेट से होते हुए साउथ चाइना सी में एंटर करते हो और उसके बाद आप पैसिफिक ओशन में एंटर करते हो। क्लियर? नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब ये एटलस का खेल आ गया है। एटलस को पढ़ना एचपी प्रीलिम्स के लिए कितना जरूरी है ये आप लोग देख रहे हो। पूरी सीरीज को अगर मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की फॉलो करते हो, आप देखते हो हर साल एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं जो एटलस पे डायरेक्टली बेस्ड होंगे। ठीक है, एटलस पढ़ना इसलिए बहुत जरूरी है दोस्तों। दिन में हर दिन 5 या 10 मिनट रात को आप एटलस को दीजिए। एटलस में स्केड्यूल वाइज अलग अलग रीजन्स को आप पर्याप्त समय दीजिए और उन रीजन्स को अपने माइंड में एच करने की, अपने माइंड में छापने की कोशिश करो। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, नॉर्थ टू साउथ कंट्रीज को अरेंज करना है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक 4 कंट्रीज दी गई हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, स्पेन। चारों कंट्रीज यूरोप की कंट्रीज हैं। नॉर्थ से साउथ इनको अरेंज कर दो। अब एटलस अगर आपने हल्का सा भी यूरोप का मैप देखा हो तो आपको यह पता चल जाना चाहिए कि नॉर्वे इन सभी कंट्रीज में से नॉर्दर्न मोस्ट कंट्री है, सबसे ऊपर लोकेटेड है नॉर्वे, राइट। और नॉर्वे अगर सबसे नॉर्थ में है तो ऑलरेडी ऑप्शन डी गया, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन ए गया। करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन बी, क्योंकि एक ही ऐसा प्लेस है जहां पर 1 नंबर सबसे आगे और हमें नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। अब 1 2 3 4 नॉर्वे, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, स्पेन, ये करेक्ट ऑर्डर पहले ही नॉर्थ साउथ का दे रखा है। तो एटलस का हल्का सा भी नॉलेज आपको रहे तो आप ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैप देख लेते हैं एक बार यूरोप का। दिस इज योर नॉर्वे, ये आपकी नॉर्वे कंट्री है, राइट, नॉर्दर्न मोस्ट कंट्री है। उसके बाद ये डेनमार्क है, डेनमार्क बिल्कुल नॉर्वे के साउथ में लोकेटेड है। ऑस्ट्रिया सेंट्रल यूरोप में पड़ने वाली एक कंट्री ऑस्ट्रिया। और स्पेन बिल्कुल साउथ यूरोप, अफ्रीका के जस्ट नॉर्थ में आपको स्पेन पड़ता है। तो करेक्ट ऑर्डर है नॉर्वे, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, देन स्पेन। करेक्ट। आगे देखते हैं, अगेन वर्ल्ड एटलस क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब साउथ टू नॉर्थ करना है। क्वेश्चन पढ़ने में जल्दबाजी कर दी अगर तो नॉर्थ टू साउथ मार्क करके आ जाओगे, वो नहीं करना है। हमें साउथ टू नॉर्थ जाना है, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाना है। ऑप्शंस क्या हैं? आर्कटिक ओशन, गल्फ ऑफ मेक्सिको, हडसन बे, बैफिन बे। आर्कटिक ओशन, गल्फ ऑफ मेक्सिको, हडसन बे, बैफिन बे। साउथ टू नॉर्थ, आर्कटिक ओशन से नॉर्थ में कोई दूसरा वाटर बॉडी है क्या? आर्कटिक ओशन तो नॉर्दर्न मोस्ट है। इसी तरीके से साउथ में जो हम जाते हैं तो सदर्न ओशन या एंटार्क्टिक ओशन जिसको कहते हैं वो सदर्न मोस्ट है। अब आर्कटिक ओशन से नॉर्थ में तो कुछ नहीं होगा। अब आर्कटिक ओशन से अगर नॉर्थ में कुछ नहीं है तो ऐसा ऑप्शन हमारा आंसर होना चाहिए जहां पर 1 सबसे लास्ट में आ रहा हो, और ऐसा एक ही ऑप्शन है जो है ऑप्शन नंबर डी, 2 3 4 1। करेक्ट आंसर तक हम पहुंच गए, नहीं पहुंच गए? तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे। ये फ्री के आपको 2-2 नंबर ज्योग्राफी से मिल रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं ज्योग्राफी को थोड़ा सा ढंग से हम पढ़ लें, एटलस पे हम पर्याप्त समय में दे दें। मेरे साथ हम कोर्स के अंदर जो एटलस के ऊपर मेरी क्लासेस है अगर वो आप अटेंड कर लो, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई आपको ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। सबसे साउथ में इन सभी वाटर बॉडीज में आता है हमारा गल्फ ऑफ मेक्सिको, अमेरिका के बिल्कुल साइड में लोकेटेड है। मैं आपको मैप भी दिखा देता हूँ। दिस इज गल्फ ऑफ मेक्सिको, अमेरिका के फ्लोरिडा पेनिनसुला, युकाटान पेनिनसुला के बीच में जो वाटर बॉडी है इसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ मेक्सिको। ठीक है, इसके ऊपर ये हमारा नॉर्दर्न अटलांटिक और आर्कटिक ओशन का मैप है। दिस इज योर बैफिन बे, दिस इज योर हडसन बे, और इसके नॉर्थ में ये है हमारा आर्कटिक ओशन, है कि नहीं? बिल्कुल मैप में इसी तरीके से दिया गया है। हडसन बे क्या है? बे क्या होती है? बे ऐसी कोई चीज होती है, बे ऐसी वाटर बॉडी होती है जिसका साइज बड़ा हो और वो लगभग 3 तरफ से जमीन से घिरी हो। दैट इज योर बे, बे ऑफ बंगाल 3 तरफ से जमीन से घिरा है, राइट। इसी बैफिन बे, हडसन बे की तरह दिस इज बैफिन बे, 3 साइड से लैंड से घिरा हुआ बैफिन बे है, राइट। और इसके नॉर्थ में आता है हमारा आर्कटिक ओशन।
क्लियर? तो हमारा साउथ टू नॉर्थ ऑर्डर क्या रहेगा? गल्फ ऑफ मैक्सिको, हडसन बे, बैफिन बे, देन आपके क्वेश्चन, राइट? नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अब इंडिया के क्लाइमेट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। टेबल दे दिया है। ऑन वन साइड देयर इज अ टाइप ऑफ क्लाइमेट, ट्रॉपिकल सवाना, हॉट डेजर्ट, पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड मॉनसून्स विद ड्राई समर। ऑन द अदर साइड इंडिया के कुछ एरियाज का नाम दिया गया है और आपको मैच करना है कि क्लाइमेट किस एरिया में पड़ता है। कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, मोस्ट ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू, वेस्टर्न राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर। ये जो पूरी क्लासिफिकेशन है इसको हम जनरल स्टडीज में पढ़ते हैं। जब हम ज्योग्राफी के जीएस पढ़ते हैं वहां पर हम देखते हैं कि कॉपन और स्टैम्प्स की क्लासिफिकेशन क्या है इंडियन क्लाइमेट को लेकर के, इंडिया के अलग अलग रीजन में किस तरीके के क्लाइमेट मिलते हैं, और उसी के ऊपर ये पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। सॉल्व करना भी इसको कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पोलर टाइप क्लाइमेट आपको दिख रहा है। इंडिया में पोलर टाइप क्लाइमेट कहां है भाई? इंडिया में पोलर टाइप क्लाइमेट हमें सिर्फ हिमालयन रीजन में दिखेगा, और हिमालयन रीजन यहां पर सिर्फ एक स्टेट का है, वो है जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर का मतलब क्या होना चाहिए? पोलर टाइप क्लाइमेट, ठीक है? तो सी टाइप इज गोइंग टू मैच विद 4, राइट? अब बचा ट्रॉपिकल सवाना, हॉट डेजर्ट, मॉनसून विद ड्राई समर। अब हॉट डेजर्ट का है इंडिया में? कोल्ड डेजर्ट होता तो एक ही कोल्ड डेजर्ट है, वो है लद्दाख। हॉट डेजर्ट और लाहौल स्पीति भी हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं अगर ऑप्शंस में दिया होता, लेकिन हॉट डेजर्ट है तो सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न राजस्थान यहां पर एक सूटेबल ऑप्शन दिख रहा है मुझे। तो 3, B is matched with 3, C is matched with 4, B with 3, C with 4। ऑलरेडी मेरे दो ऑप्शंस यहां पर एलिमिनेट हो गए। B 3 से C 4 से सिर्फ B और D ऑप्शन के अंदर मैच हो रहा है, ठीक है? अब मुझे ट्रॉपिकल सवाना और मॉनसून विद ड्राई समर के बारे में पता होना चाहिए। ट्रॉपिकल सवाना यानी कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, ऐसे एरिया जहां पर बहुत ज्यादा रेनफॉल ना होती हो लेकिन सर्दी और गर्मी का सीजन अलग अलग हो। एक सीजन हो जो काफी गर्म रहता है, एक सीजन हो जो ठंडा रहता है, और इसके साथ ही जो रेनफॉल होनी है वो भी साल के कुछ ही सीजन में हो, कुछ महीनों में रेनफॉल हो, बाकी महीनों में रेनफॉल ना हो। दैट इज योर ट्रॉपिकल सवाना। ग्रासलैंड वहां पर ग्रो करते हैं, और ये जो ट्रॉपिकल सवाना है इंडिया के पेनिनसुलर प्लेटूज में देखने को मिलता है। क्लियर? मॉनसून विद ड्राई समर क्या है कि मॉनसून तो आएंगे लेकिन समर सीजन में नहीं आएंगे। मॉनसून के दो सीजन आते हैं हमारे पास। अगर आपने मॉनसून को जीएस में भी पढ़ा हो तो हम वहां पढ़ते हैं, देयर इज अ साउथ वेस्ट मॉनसून एंड देयर इज अ नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। साउथ वेस्ट मॉनसून का क्या है? मॉनसून्स विथ वेट समर। अब वेट समर कह लो या ड्राई विंटर कह लो, एक ही बात है। साउथ वेस्ट मॉनसून का मतलब क्या हुआ? एरियाज ऑफ मॉनसून विथ वेट समर और एरियाज ऑफ मॉनसून विथ ड्राई विंटर्स। मॉनसून सीजन में एक ही सीजन में बारिश होती है। मॉनसून का मतलब ये है कि एक सीजन में बारिश होगी, तो इसका मतलब क्या है कि या तो साउथ वेस्ट अगर मॉनसून है इंडिया का तो वेट समर होता है। मोस्ट ऑफ द इंडिया में समर्स के टाइम पर बारिश होती है। जब मॉनसून आता है वो टाइम होता है हमारा जून से लेकर के सितंबर तक का, और उस टाइम में हमको बोलते हैं कि ये साउथ वेस्ट मॉनसून है, मॉनसून विद वेट समर और ड्राई विंटर्स। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट मॉनसून आता है हमारा नवंबर के बाद। नवंबर से जनवरी फरवरी तक का जो टाइम है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट मॉनसून का टाइम रहता है। इसको हम बोलते हैं मॉनसून विथ ड्राई समर्स और वेट विंटर्स। ड्राई समर का मतलब क्या है? समर में बारिश नहीं होगी। वेट समर का मतलब क्या है? समर में बारिश होगी। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से जिन एरियाज में बारिश होती हो तो वो एरियाज ऐसे एरियाज होंगे जिनको हम बोलेंगे मॉनसून विद ड्राई समर और मॉनसून विद वेट विंटर। और मॉनसून विद ड्राई समर, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से रेनफॉल होने वाले इंडिया में बहुत छोटे इलाके हैं, और वो इलाके कौन से हैं? आंध्र प्रदेश का कोस्ट और तमिलनाडु का कोस्ट। सो वन इज मैच्ड विद डी एंड ट्रॉपिकल सवाना इन मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटूज। 2 3 4 1 ये हमारा आंसर होना चाहिए, और वो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो चुका है? अगर हम ये मैप देखें, ये चार्ट देखें, ये चार्ट हम जीएस ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशंस हैं। मॉनसून विद शॉर्ट ड्राई विंटर, शॉर्ट ड्राई विंटर यानी वेस्टर्न कोस्टल रीजन यानी कि शॉर्ट ड्राई विंटर होगा, यानी कि वेट समर्स होंगे, राइट? फिर मॉनसून विद ड्राई समर्स, वो कोरोमंडल कोस्ट है। ट्रॉपिकल सवाना जहां पे पेनिनसुलर प्लेटू आ गया, मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू कोस्ट्स के अलावा वहां पर ट्रॉपिकल सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ज्यादा रेनफॉल नहीं होती है वहां पर क्योंकि वो इंटीरियर रीजन आ जाता है। सेमी एरिड स्टेपी रीजन, वेस्टर्न घाट्स का जो रेन शैडो एरिया है, राजस्थान, पार्ट्स ऑफ हरियाणा, गुजरात, जहां पर रेनफॉल काफी कम हो जाती है। मॉनसून के सीजन में भी बहुत छोटा मॉनसून सीजन होता है, 1-2 महीने का। फिर आता है हॉट डेजर्ट टाइप, वेस्टर्न राजस्थान का, जैसलमेर बीकानेर का इलाका।
मॉनसून विथ ड्राई विंटर्स, मॉनसून विथ ड्राई विंटर्स यानी कि गंगा प्लेन, ईस्ट राजस्थान, आसाम, जहां पर हैवी रेनफॉल होती है समर सीजन के टाइम में, और पूरे समर सीजन में अच्छी खासी रेनफॉल यहाँ देखने को मिलती है। फिर आते हैं कोल्ड ह्यूमिड विंटर्स विद शॉर्ट समर, सिक्किम, अरुणाचल, आसाम के पार्ट यानी ईस्टर्न हिमालयस के पार्ट, जहां पर विंटर्स में भी आपको थोड़ी बहुत रेनफॉल देखने को मिल सकती है, और जो समर्स हैं वो छोटे होते हैं क्योंकि ये हिमाचली इलाके हैं, सॉरी हिमालयी इलाके हैं, और यहाँ पर आपको ठंड देखने को मिलेगी। टुंड्रा आपको उत्तराखंड के एरियाज में दिखेगा, पोलर टाइप आपको हिमालयस में दिखेगा यानी कि हिमाचल में भी और जम्मू कश्मीर में भी, ठीक है। तो ये हमारे पूरे क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन इस तरीके से डिफाइन किए गए। नेक्स्ट अप द क्वेश्चन नंबर 9। द क्वेश्चन नंबर 9 अभी थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल हो सकता है जीएस ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए भी। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, गलत पेयर कौन सी है? 4 रिवर्स दी गई हैं, कोसी, नर्मदा, सतलज, घग्गर, और उनको मैच किया गया है कॉन्सिक्वेंट रिवर, रिफ्ट वैली रिवर, एंटीसीडेंट रिवर, एंडोरिक रिवर। अब ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए हमारे पास इन टर्म्स का मतलब क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले रिफ्ट वैली रिवर क्या है? रिफ्ट वैली रिवर ऐसी रिवर जो किसी रिफ्ट वैली में फ्लो करती हो। रिफ्ट वैली में रिवर्स जो फ्लो करती है इंडिया के अंदर, कुछ ही ऐसी रिवर्स हैं, तापी, नर्मदा एंड दामोदर। अगर आपको प्री में क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो वो क्वेश्चन या तो तापी या तो नर्मदा या दामोदर का होगा कि ये रिफ्ट वैली रिवर है या नहीं। तो ये नर्मदा तो रिफ्ट वैली रिवर बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें इनकरेक्ट पेयर ढूंढनी है, ठीक है। एंडोरिक रिवर क्या होती है? एंडोरिक रिवर वो रिवर है जो कि इतना वाटर कैरी नहीं करती कि वो समुद्र तक पहुंच पाए। समुद्र से पहुंचने से पहले ही किसी सूखे इलाके में, किसी दलदली इलाके में वो जो रिवर है वो गायब हो जाती है, उसका माउथ नहीं बन पाता ओशन तक। माउथ समझ लो ना, रिवर जहां पर जाके डेल्टा बनाए, एस्टुअरी बनाए, तो वो ओशन तक नहीं पहुंच पा रही, उसमें इतना पानी नहीं है। ऐसी रिवर्स कौन सी हैं? अब घग्गर रिवर ऐसी एक रिवर है, इसके अलावा लूनी रिवर की हम लोग बात करते हैं, राजस्थान में फ्लो करने वाली लूनी रिवर है। ऐसी और भी बहुत सारी रिवर्स हैं इन दी एरियाज ऑफ लद्दाख। बहुत ज्यादा वाटर ही नहीं है उनमें, सीजनल रिवर्स है, थोड़ी बहुत स्नोफॉल हुई, वो स्नोफॉल मेल्ट हुई, जो पानी इकट्ठा हुआ वो एक किसी पॉन्ड में आके इकट्ठा हो गया और उसके बाद वहीं से इवेपोरेट हो गया। तो कहीं इनलैंड ही किसी लेक के अंदर, किसी दलदली इलाके के अंदर, किसी रेगिस्तान में जाके रिवर गायब हो रही है। इसी तरीके से हिमाचल के लाहौल एरिया में वेट सीजन बहुत छोटा होता है, जब अच्छी खासी रेनफॉल हो या फिर स्नोफॉल हो और उसका पानी किसी छोटे छोटे बेसिन में जाके इकट्ठा हो जाता है, लेक बन जाती है और वहीं से वो पानी गायब हो जाता है। ऐसे रिवर्स को हम लोग बोलते हैं एंडोरिक रिवर्स। एंडोरिक का मतलब है अंदर ही कहीं खत्म हो गई रिवर, ओशंस तक नहीं पहुंच पाई, जमीन में ही कहीं वो रिवर गायब हो गई है। और घग्गर रिवर ऐसी एक रिवर है, बोला जाता है कि ये पुरानी सरस्वती रिवर का एक मतलब बचा खुचा रूप है, हरियाणा में रिवर फ्लो करती है, और ये रिवर घग्गर इज एंडोरिक रिवर। दिस इज आल्सो करेक्टली मैच्ड, ये भी हमारा आंसर गलत नहीं है, मतलब आंसर जो पेयर जो है गलत नहीं है, हमारा आंसर भी नहीं है ये, ठीक है। अब सतलज और कोसी दो रिवर्स की यहां पर बात आती है, कॉन्सिक्वेंट एंड एंटीसीडेंट, दो तरीके की रिवर्स। अब देखो कॉन्सिक्वेंट और एंटीसीडेंट का आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर मतलब समझाता हूँ, थोड़ा सा आपका मैं समझ लूंगा। यहाँ पर रिवर्स दो तरीके की हम लोग पढ़ते हैं, सीक्वेंट रिवर्स और इनसीक्वेंट रिवर्स। इसका एक दूसरा नाम भी है, कॉन्कॉर्डेंट ड्रेनेज, डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि सीक्वेंट या कॉन्कॉर्डेंट ड्रेनेज में रिवर्स का फॉर्मेशन, नदियों का जो फॉर्मेशन है, उनका जो उद्भव है वो होता है जमीन की बनावट की वजह से। मतलब यहां पर मेरी एक माउंटेन रेंज है, इस माउंटेन रेंज पे जब भी वाटर आएगा, स्नोफॉल आएगा, तो बिकॉज ऑफ दिस स्लोप रिवर इस तरीके से फ्लो करना स्टार्ट करेगी। क्लियर है? अब दूसरी अगर माउंटेन रेंज यहां होती तो ये रिवर आगे नहीं बढ़ पाएगी, ये इसी वैली में फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। तो सीक्वेंट या कॉन्कॉर्डेंट ड्रेनेज वो ड्रेनेज है जो कि जमीन की बनावट, पहले से जमीन बनी हुई है, उसके बाद वहां पर जब भी पानी गिर रहा है तो वो उसके हिसाब से नदियां बन गई, यानी कि जमीन पहले बन गई थी, हिमालयास पहले जो है वो खड़े हो गए थे, उसके बाद वहां से नदियां बहनी जो है वो चालू हुई, तो वो बन जाएगी हमारी सीक्वेंट या कॉन्कॉर्डेंट ड्रेनेज। इसमें अलग अलग सब टाइप्स आती हैं, रीसीक्वेंट,
कॉन्सिक्वेंट, सबसिक्वेंट, रीसिक्वेंट। तो ये जो अलग अलग तरीके की सीक्वेंस रिवर्स हैं, इनका लेकिन फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। जमीन की बनावट या स्लोप की वजह से वो रिवर जो है बनना स्टार्ट करती है, बहना स्टार्ट करती है। इनसिक्वेंट या डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज का मतलब क्या है? यहां पर नदी जो है वो पहले से फ्लो कर रही है, नदी पहले से फ्लो कर रही है, और जमीन की जो अपलिफ्टमेंट है, आसपास का जो लैंडस्केप है, वो बाद में इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दो तरीके के एग्जाम्पल देता हूं। पहला, रिवर फ्लो कर रही है आराम से, प्लेन इलाका था, रिवर फ्लो कर रही थी, लेकिन टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई, कुछ जो है जमीन के अंदर मूवमेंट हुई और अपलिफ्टमेंट स्टार्ट हो गया। यहां पर एक माउंटेन रेंज बनने लगी है, ठीक है, जमीन के जो प्लेट्स है वो कांटेक्ट में आने लगे हैं और इसलिए हिमालय वहां खड़े होने चालू हुए। अब ये जो हिमालय या माउंटेन रेंज बनना स्टार्ट हुआ है, ये कोई स्लो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, ठीक है, हजारों लाखों साल लगने वाले हैं। तो धीरे धीरे माउंटेन जो है ऊपर उठ रहे हैं, लेकिन माउंटेन उठने की जो स्पीड है, उस स्पीड से ज्यादा स्पीड इस रिवर के इरोजन की है। तो होगा क्या कि 1000 साल बाद, लाख साल बाद, हजार तो नहीं, हजार तो बहुत छोटा टाइम हो गया, लाखों साल बाद ये माउंटेन रेंजेस बहुत बड़े हो जाएंगी, लेकिन रिवर साथ ही साथ इनको इरोड करते आ रही है। तो होगा क्या कि इन दी एंड आपको माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेंगी, माउंटेन रेंजेस देखने को मिल रही है, और बीच में से रिवर भी फ्लो होती हुई दिख रही है। और आपको ये पता लग रहा है कि ये जो रिवर है वो इन माउंटेन रेंजेस के बनने के बाद नहीं स्टार्ट हुई है, वो पहले से फ्लो कर रही थी और माउंटेन रेंजेस बाद में खड़े हुए हैं। जैसे जैसे माउंटेन्स ऊपर उठ रहे थे, ये रिवर उनको इरोड करते हुए जा रही थी और अपना रास्ता उसने बनाकर रखा हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट रिवर, पहले से रिवर बनी हुई थी, बाद में इसके ऊपर जो लैंडफॉर्म है वो चेंज हुई है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? एक रिवर थी, वो फ्लो कर रही थी, ये सॉरी एक सरफेस है, ये सरफेस बनी हुई है, मान लीजिए कि एक वेवी प्लेन लाइक सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर आकर के मिलियंस ऑफ ईयर्स में डेपोजिशन हो जाता है और सेडिमेंट्री रॉक्स आ जाती हैं, एलुवियल सॉइल आ जाती है, कोई ऐसी इस तरीके की सरफेस इसके ऊपर बन जाती है। क्लियर हो गया? अब इस सरफेस के ऊपर रिवर फ्लो करना स्टार्ट हो गई। रिवर ने इस ऊपर वाली सरफेस को इरोड करना स्टार्ट कर दिया। अब रिवर जब इरोड कर देगी तो हमें क्या देखने को मिलेगा कुछ साल बाद कि ये जो ऊपर की सरफेस है वो तो यहां से इरोड हो गई, और नीचे वाला जो वेवी सरफेस था वो एक्सपोज हो गया, वो एक्सपोज हो गया बाहर की तरफ, और रिवर जो है अब इस वेवी सरफेस के हिसाब से फ्लो करने लगी, क्योंकि रिवर ने ऊपर वाली लेयर को, नई वाली लेयर को इरोड कर दिया, पूरा हटा दिया, काट दिया उसको, और नीचे वाली जो जमीन के नीचे दबी हुई लैंडफॉर्म्स थी वो लैंडफॉर्म्स एक्सपोज हो गई। अब रिवर उसके हिसाब से फ्लो करना स्टार्ट कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके की रिवर को हम बोलते हैं सुपर इम्पोज्ड रिवर। ज्योग्राफी ऑप्शनल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये पूरा कॉन्सेप्ट पता है, जीएस के स्टूडेंट्स को शायद ये कॉन्सेप्ट पूरा नहीं पता होगा, तो मैंने आपको बता दिया दो तरीके की ड्रेनेज है। सीक्वेंट में तो क्या होगा कि रिवर बहना ही तब स्टार्ट करेगी जब उनकी लैंडफॉर्म्स बन जाएगी, और इन सीक्वेंट में रिवर्स बनना तब स्टार्ट करेंगी, रिवर जो बहना है वो पहले से स्टार्ट कर चुकी हैं, और उसके बाद जो है हमारी लैंडफॉर्म्स उनकी वो डेवलप हो रही हैं या एक्सपोज हो रही हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको जब समझ आ गया तो अब ऑप्शंस देखो। कोसी को बोला कॉन्सिक्वेंट रिवर, यानी कि कोसी हिमालयास के बनने के बाद फ्लो करना स्टार्ट हुई, ऐसा कह रहे हैं। सतलज को बोला एंटीसीडेंट रिवर, कि सतलज पहले भी फ्लो कर रही थी, उसके बाद हिमालयस बने। अब कोई भी रिवर, चाहे वो ब्रह्मपुत्र हो, चाहे वो इंडस हो, चाहे वो सतलुज हो, ये रिवर्स ओरिजिनेट होती है तिब्बत में, और इतनी ऊंची ऊंची हिमालयन रेंजेस को काट करके ये आ रही है इंडिया में। अब किसी भी रिवर के लिए अगर हिमालयास पहले से बने होते, हिमालयास अगर पहले से बने होते, ये हिमालयास है, इधर हमारा तिब्बत है, इधर इंडिया है, तो सतलज पहले से फ्लो करती हुई कैसे इस हिमालय को काटती, भाई इसके ऊपर कैसे चढ़ के आती? नहीं पॉसिबल है ना। तो इसका मतलब क्या है कि सतलज पहले फ्लो कर रही थी, उसके बाद हिमालयस बनना चालू हुए, और इसी वजह से वो सारी हिमालयन रेंजेस को, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, सबको काटती हुई पंजाब में आके और पूरे हिमाचल को क्रॉस करती हुई रिवर आ जाती है। तो सतलज इज एन एंटीसीडेंट रिवर। अभी मैंने आपको बताया ना, एंटीसीडेंट रिवर, जो पहले माउंटेन रेंजेस बनी हुई थी वो उनसे पहले रिवर चल रही थी, उसने माउंटेन्स को इरोड कर दिया था, ठीक है। तो सतलज इज करेक्टली मैच विद एंटीसीडेंट। कोसी is not a consequent river, कोसी is also an antecedent river, क्योंकि कोसी भी
ग्रेटर हिमालयस में ओरिजिनेट होती है, बिल्कुल नेपाल के नॉर्थ में, और बाकी मिडल हिमालयस, लेसर हिमालयस, शिवालिक को काटते हुए वो बिहार में आती है। तो सभी हिमालयन रिवर्स, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स, मैं गंगा की बात कर रहा हूँ, मैं यमुना की बात कर रहा हूँ, ये मेजॉरिटी रिवर्स एंटीसीडेंट रिवर्स हैं। कॉन्सिक्वेंट रिवर्स ज्यादातर हमारे पेनिनसुलर प्लेटू में फ्लो करती हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, वैगई, सुवर्णरेखा, ये सारी रिवर्स वो है हमारी कॉन्सिक्वेंट रिवर्स है। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको लिख के, करेक्ट आंसर तो हमारा यहाँ पर ए हो गया, कोसी भी एंटीसीडेंट है, कोसी कॉन्सिक्वेंट नहीं है। ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने नोट्स में आपको लिख कर दे दिया है। अगर ये आपको चाहिए, अगर ये आपको पढ़ना है, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां पर से ये पीडीएफ डाउनलोड करनी पड़ेगी। पीडीएफ वहां अवेलेबल होगी, उसको आप वहां से रीड कर सकते हो। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट से स्टार्ट करना है और वेस्ट की तरफ आना है। रिवर्स कौन सी हैं? कोसी, तीस्ता, गंडक, शारदा। कोसी रिवर, तीस्ता रिवर, गंडक रिवर, शारदा रिवर। नॉर्थ इंडियन रिवर्स की लोकेशन एटलस में पता होना ये बहुत जरूरी है। तीस्ता रिवर हमें पता है सिक्किम और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश से रिलेटेड इवेंट्स में न्यूज में रहती है। बांग्लादेश के साथ हमारा एग्रीमेंट हो रखा है तीस्ता रिवर को लेकर के। तीस्ता रिवर जो है वो इन सभी रिवर्स में ईस्टर्न मोस्ट रिवर है। क्लियर? कोसी कहां फ्लो करती है भाई? कोसी फ्लो करती है बिहार में। गंडक कहां फ्लो करती है? गंडक भी फ्लो करती है उत्तर प्रदेश एंड बिहार में। शारदा रिवर, शारदा रिवर जो है वो हमारी नेपाल से ओरिजिनेट होते हुए वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में फ्लो करती है। करेक्ट ऑर्डर हमारा यहां क्या बनने वाला है? 2, 1, 3, 4। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। अगर मैप देखो, मैप मैंने आपके सामने रख दिया है। दिस इज योर तीस्ता रिवर, सिक्किम से ओरिजिनेट होती है, वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश जाकर के ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन कर लेती है। कोसी रिवर, ये हमारी कोसी रिवर है। सौरो ऑफ बिहार, बिहार में अब तो ये दिक्कत नहीं आती क्योंकि अब बहुत सारे डैम बन चुके इस रिवर में, बहुत ज्यादा फ्लड्स आते थे पहले और बिहार के लोगों को परेशान करके कोसी रिवर ने रखा था। ठीक है, फिर गंडक रिवर, ये रही हमारी गंडक है, ये गंडक रिवर आती है हमारी उत्तर प्रदेश बिहार के रीजन में। क्लियर? शारदा रिवर इज, दिस इज योर शारदा रिवर। राइट, वेस्टर्न मोस्ट रिवर है। क्लियर हो गया? तो ये सभी गंगा रिवर सिस्टम की जितनी ट्रिब्यूटरीज हैं उनका लोकेशन, उनका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन आपको पता होना चाहिए। फाइनली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और ये हमारे 2020 में पूछा गया ज्योग्राफी का लास्ट क्वेश्चन है। द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट इन विच काइंड ऑफ सॉइल? इंडियन सॉइल का क्वेश्चन एक पक्का है, पक्का है। किसी भी साल ज्योग्राफी के जो 10-15 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन सॉइल से जुड़ा हुआ जरूर वहां पर आपको देखने को मिलेगा। सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल, मिक्सचर ऑफ सैंडी एंड लोम। और ये चीज हम हमेशा जीएस ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाईएस्ट होती है क्लेई सॉइल में, लोएस्ट होती है सैंडी सॉइल में। क्योंकि कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, याद कर लो, अच्छी बात है, नहीं तो समझ लो कॉन्सेप्ट क्या है। सॉइल के पार्टिकल जितने छोटे छोटे होंगे वो उतने ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे और उनके बीच में वाटर को पकड़ के रखना, ट्रैप करके रखना आसान है। अगर पार्टिकल बहुत बड़े बड़े रहेंगे तो उनके बीच में जगह ज्यादा रहेगी, और ज्यादा जगह रहेगी तो पानी आसानी से इन सॉइल के पार्टिकल से फ्लो करके निकल जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से क्ले के पार्टिकल सबसे छोटे होते हैं, सबसे फाइन होते हैं, और क्ले की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यहां पर सबसे ज्यादा होती है। आंसर है हमारा बी। राइट, सो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये सेशन यहाँ पर खत्म होता है, और हम यहाँ पर ज्योग्राफी से जुड़े हुए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2016 से 17 के आपके साथ कवर कर चुके हैं। इन सभी क्वेश्चंस की कवरेज हमारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के अंदर भी अवेलेबल है। इस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में हम जीएस, सीसैट, प्रीलिम्स सीरीज फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। करंट अफेयर्स की कवरेज आपको डिटेल तरीके से प्रोवाइड करते हैं। हिमाचल का सर्वे, हिमाचल का बजट भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के जो हैं उनको भी आपके साथ यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ये कोर्स लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आपको 30% ऑफ पे अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा 2022 की टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है। इस टेस्ट सीरीज के अंदर हम आपको 18 टेस्ट दे रहे हैं, 100 क्वेश्चंस ईच, यानी कि आपको 1800 क्वेश्चंस जीएस के और सीसैट के इसमें मिलने वाले हैं कंबाइन, और
जो नया पैटर्न है 2020 का, 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम वाले क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन, मल्टीपल स्टेटमेंट्स, करंट अफेयर्स किस तरीके के आएंगे, लेवल ऑफ क्वेश्चन और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, ये सारी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज हम लोगों ने बनाई है। इसको भी अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं लिमिटेड टाइम पीरियड में 30% डिस्काउंट के साथ। सीसैट की दिक्कत अगर आपको ज्यादा रहती है, जीएस में अच्छे नंबर आ जाते हैं सर, कोई चिंता नहीं है, लेकिन सीसैट की वजह से प्रीलिम्स रुक रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है। सीसैट का डेडिकेटेड कोर्स अलग से भी अवेलेबल है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में तो सीसैट अवेलेबल है ही, लेकिन सीसैट का एक डेडिकेटेड अलग से भी कोर्स हमने दे दिया उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनको सिर्फ सीसैट की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, सो इन कोर्सेज के बारे में और जानकारी आप ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर edutap.co.in पे। और इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मुझे दीजिए यहाँ पर इजाजत। जय हिंद एंड जय भारत।